हेलो स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? फिर से एक बार क्लियरली दे रहे हैं अगेन यस, बट Yes, sir. यू हैव नॉट सेंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ जुडिशरी। हाँ, जुडिशरी के क्वेश्चन आंसर जरूर मैं भेजूंगा अभी। जुडिशरी के क्वेश्चन आंसर मैंने नहीं भेजे हैं। जुडिशरी हाँ, एक चीज पीडीएफ में भी आपको पीडीएफ जो मैंने भेजा है सीरीज का, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गई है कि जुडिशरी दिया गया है, जुडिशरी का क्वेश्चन आंसर नहीं है ना। तो जुडिशरी का क्वेश्चन आंसर मैं जस्ट भेज दूंगा, वो आपके चैप्टर 4 का ही क्वेश्चन आंसर चला गया है। आप उसको बुक से भी, आपके पास बुक है ना, तो बुक से मिलाते रहिएगा। आपको भी अपना आपको मेच्योर होना चाहिए कि सर ने कोई क्वेश्चन अगर भेज दिया है तो किस चैप्टर का है बुक लेकर मिला लीजिए, ठीक है? बिल्कुल से हमें अनजान नहीं बन जाना है। तो चैप्टर 3 भेजा मैंने, फिर उसके बाद चैप्टर 4 भेज दिया है, चैप्टर 5 में आपको भेज दूंगा, ठीक है? अगेन मैं आपका सिलेबस कैसे क्लियर कर रहा हूं। आपका पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 2 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। चैप्टर 3 है ना, why do we need a parliament, and chapter 4 understanding law। ये 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है? जिसमें why do we need a parliament का चैप्टर मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दिया है, ठीक है? why do we need a parliament वाला जो चैप्टर है मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दिया है। आप यूट्यूब में जाकर, ठीक है, यूट्यूब में जाकर आप लोग इस चैप्टर को, चैप्टर 3 why do we need a parliament को बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है? इसको मैं यहाँ तक जून क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी इससे संबंधित बहुत सारी बातें हम सुबह पढ़ चुके हैं। यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में जो हम पढ़े हैं, जैसा काम लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है सेम वैसा ही पार्लियामेंट में होता है, बस सेंट्रल लेवल पे होती है, वो स्टेट लेवल पे होती है, ठीक है? लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको और भी बातें नई नई निकल कर आएंगी, नई बातें समझ में आएंगी इस चैप्टर में क्या है, ठीक है? मेनली हम लोग फोकस करेंगे चैप्टर 4 पर, क्योंकि ये पार्लियामेंट का ही पार्ट है। चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉ क्या है? अंडरस्टैंडिंग लॉ, ठीक है? और इसमें हम लोग व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट के आगे, यानी पार्लियामेंट की हमें जरूरत क्यों पड़ी, अब पार्लियामेंट हमें मिल गया है तो उसके बाद फिर हम जो लॉ बनते हैं, जो कानून बनते हैं, इनको हम कैसे समझेंगे, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉ, ठीक है? सभी लोग बुक ले लिए हैं? चैप्टर 4 देख रहे होंगे सभी आप, चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉ, ठीक है? और इसमें अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग बताएं, सभी के पास बुक है? बुक सभी ने ले लिया आपके पास कि नहीं, ये बताएं मुझे। यस सर। यस सर। वेरी गुड। यस सर। Yes, sir. देखिए, अंडरस्टैंडिंग लॉ को बड़े आराम से समझना है। फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में अगर पढ़े, फर्स्ट पैराग्राफ को मैं सभी हर पैराग्राफ का एक समरी बताता चलूंगा, ठीक है? हर पैराग्राफ में कुछ लाइंस में पढ़ूंगा, ठीक है? कुछ लाइंस पढ़ूंगा, आप लोग उस लाइन पर तेजी से अपना ध्यान कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। इसे किस लाइन को पढ़ रहे हैं फटाफट अंडरलाइन करिएगा, और उस पैराग्राफ की समरी आपको नोट करना है तो अपने ही वर्ड्स में कुछ नोट कर लीजिएगा, ठीक है? समझते जाइए कि चैप्टर में है क्या, ठीक है? बस इतना समझना है। अगर आप इतना समझ गए तो फिर आपको जब दोबारा रीडिंग करेंगे, दोबारा रीडिंग करना ही पड़ेगा, फिर दोबारा रीडिंग करेंगे तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है? तो देखिए इसमें चैप्टर 4 है, इसमें फर्स्ट देखिए अंडरस्टैंडिंग लॉ। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग लॉ में अगर हम बात करें, अंडरस्टैंडिंग लॉ में इस पैराग्राफ की बात करें, इस पैराग्राफ में देखिए पेज नंबर हो सकता है कि डिफरेंट हो, इसमें पेज नंबर 42 है। इसमें दिया है कि यू मे बी फैमिलियर विद सम लॉ, आपको कुछ लॉ के बारे में पता ही होगा, सच रूल्स दैट स्पेसिफाई द एज ऑफ मैरिज, जैसे मैरिज का एज है ना, तो मैरिज किस एज में होनी चाहिए, मैरिज किस एज में होनी चाहिए, ये कानून जो बनता है, ठीक है? सच एज और कानून की बात करें, द एज एट व्हिच अ पर्सन कैन वोट, एक ऐसी एज जिसमें हम लोग वोट कर सकते हैं। तो दो बातें मेरे सामने आ रही हैं, दो बातें मेरे सामने आ रही हैं। लॉ जो हमारे बनते हैं, अगर बात करें एज ऑफ मैरिज की, एज ऑफ मैरिज की बात करें, अब एज ऑफ वोट की बात करेंगे, ठीक है? एज एज अ पर्सन वोट, ऐसी एज से हम क्या कर सकते हैं, एंड वोट कर सकते हैं। तो दो बातें निकल के सामने इसमें आ रही हैं। तो इसमें दोनों में आपने देखा कि कानून बना हुआ है, नियम बना हुआ है,
रूल्स बना हुआ है। जैसे एज ऑफ मैरिज कितना है 18 इयर्स है ना, 18 इयर्स हो गया है, ठीक है, कि 18 इयर्स की एज किसकी होनी चाहिए, गर्ल की, है ना, और 21 इयर्स किसकी होनी चाहिए, बॉयज। ऐसा सिस्टम है ना, गवर्नमेंट ने ऐसे किया। ऐसा क्यों बना है, उसके पीछे भी कारण है ना। एज वोटिंग एज कितनी रखी गई है, 18 रखी गई है। वोटिंग की जो एज है वो 18 रखी गई है। 18 क्यों रखी गई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 18 इयर्स की एज में जो भी कोई भी पर्सन होता है मैच्योर हो जाता है ना, अपने सुख दुख के बारे में, है ना, जो भी क्या नुकसान है, क्या इससे हमें फायदा है, वो सब चीज समझ सकता है। इस वजह से ये लोग 18 रखा गया है। मैंने आपको बताया था उसमें हिस्ट्री पढ़ा है, तभी मैंने आपको बताया था इसमें, है ना, स्टार्टिंग सबसे पहले कहां से स्टार्टिंग की गई थी सब चीजों के बारे में, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग लॉ में हमें यही समझना है कि लॉ बनते कैसे हैं। तो लॉ आप सीधा सीधा समझिए कि जो कानून बन रहे हैं, ये जो कानून बन रहे हैं आप लोगों की वजह से ही बन रहे हैं। बात समझ में आ रही है, कानून जो बनते हैं, जो लॉ बनते हैं, आप लोगों की वजह से ही बनते हैं। जब सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जब सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या होती है, आवाजें उठती हैं। पहली बात, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना, फिर उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सोसाइटी में क्या होगा, सोसाइटी में कोई ना कोई आवाज उठेगी, फिर धीरे धीरे उसमें कई लोग जुड़ेंगे, फिर और जनसमूह बनेगा, फिर और जनसमूह बनेगा, फिर एक मूवमेंट चलने लगेगा, है ना, फिर हम लोग सरकार से आंदोलन करेंगे, फिर हम लोग उस चीज के लिए मांग करेंगे कि ये होना चाहिए, और सरकार फिर हमारी बातों को ध्यान देती है, क्योंकि डेमोक्रेसी सबसे खूबसूरती यही है। डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक कंट्री की बात ये होती है, उसमें जो गवर्नमेंट होती है वो जनता की सारी बातों को क्या करती है, सुनती है, मानती है, ठीक है। इन सब चीजों को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो लॉ की जो शुरुआत हो रही है, कानून की जो शुरुआत हो रही है, वो कैसे हो रही है, कानून की शुरुआत आपकी वजह से, यानी आप सोसाइटी में जब कोई सबसे पहले कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वहीं से कोई आवाज होती है, भाई इस कानून की जरूरत पड़ रही है ना, ये कानून भी सोसाइटी में होना चाहिए, है ना। तो अच्छा, कानून की जरूरत तो पड़ती है, क्योंकि अगर आम आदमी कोई ऐसे किसी को बात करेगा, कोई बोलेगा, कोई बात मानेगा क्या, नहीं मानेगा। लेकिन जब कोई गवर्नमेंट कानून बना देगी कि नहीं ये काम सबको करना है, ये मानना है, सभी लोग मानते हैं, पर सभी लोग मानते हैं, है ना। तो सोसाइटी में ही जब आपके बीच से ही अगर कोई समस्या खड़ी होती है, तो आज जनता है या जो पीपल्स है, वही प्रॉब्लम सॉल्व को लेकर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आवाज उठाते हैं, है ना, आंदोलन करते हैं, और फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उस कानून को बनाने के लिए एक हाउस है, उस कानून को बनाने के लिए भाई लॉ बनता है, तो ऐसा तो बन नहीं जाए। वही जो कानून होगा, जो लॉ होगा, वो कैसे बनेगा, सरकार कैसे बनाती है, तो उसके लिए हाउस बने हुए हैं। कौन कौन से हाउस हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आप जो पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में मैंने डिटेल बताया हुआ है कि हमारे पास क्या है, दो हाउस है ना। हमारे पास क्या है, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, हमारे पास दो हाउस है, एक है हमारे पास लोकसभा, ठीक है, एक हमारे पास लोकसभा, और सेकंड हमारे पास राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा। तो अगर देश के लिए कोई कानून करना है, पूरे देश में कोई कानून लागू होना है, तो लोकसभा राज्यसभा में जाएंगे, ठीक है ना, लोकसभा राज्यसभा में, है ना। ये क्या होते हैं दोनों, पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। अच्छा, जब भी पार्लियामेंट के पार्ट कहेंगे, तो पार्लियामेंट में केवल लोकसभा राज्यसभा बस नहीं होता है, प्रेसिडेंट भी होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट की पार्टी पर क्या होता है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। तीनों पार्ट को मिलाकर, इन तीनों पार्ट को मिलाकर हम बोलते हैं पार्लियामेंट। ये बात याद रखिएगा। तो पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा राज्यसभा नहीं होता है। पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट भी होता है। क्यों क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब कोई पार्लियामेंट का काम क्या होता है, पार्लियामेंट का काम क्या होता है, मेकिंग लॉ, मेकिंग लॉ, है ना। इट इज द सुप्रीम, इट इज द सुप्रीम हाउस, है ना, ऑफ लॉ मेकिंग। आप कह सकते हैं कि भारत में आपका सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं कि लॉ मेकिंग का कोई हाउस है तो पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। क्यों, क्योंकि जब कोई कानून बनता है, तो पहले लोकसभा में या राज्यसभा में, कहीं से भी, राज्यसभा से भी कोई कानून प्रपोजल सबसे पहले जा सकता है लोकसभा में, लोकसभा से भी राज्यसभा में जा सकता है। तो पहले कोई प्रपोजल मान लीजिए लोकसभा में प्रस्ताव आया कि भाई ये कानून बनना चाहिए, जनता की डिमांड है, प्रदेश में कानून लागू होना चाहिए। उसके बाद फिर लोकसभा जो बन जाता है, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी वहां के 2/3 मेंबर। अच्छा, मेंबर कितने होते हैं, मैंने आपको बताया 2/3, यानी 2/3 मेंबर
दो तिहाई बहुमत पूरे पूरे जितने भी लोग बैठे हैं उनका 3 लोग बैठे हैं तो 3 में से 2 लोग कहे कि भाई बात सही है, ये मतलब ऐसे को काम कर, ठीक है। तो पूरे जितने भी लोग बैठे हैं उनको 1/3 की सहमति कंसेंट जरूरी होता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। पहले जो प्रपोजल उठा कानून के लिए वो लोकसभा में गया, लोकसभा से उठा, लोकसभा से उठा गया राज्यसभा में, और राज्यसभा के बाद जैसे राज्यसभा में भी जैसे इसको सर्वसम्मति से सब लोग को 1/3 जितने भी एग्री हो गए कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम है, इसको पारित करना चाहिए, सब लोगों ने साइन कर दिए, तो फिर कहां जाएगा ये जाना चाहिए कहां, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। क्योंकि जब तक प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं होंगे, हस्ताक्षर नहीं होंगे, तब तक वो प्रपोजल वो लॉ कानून के रूप में बनेगा। वो जो विधेयक बोलते हैं, है ना, प्रपोजल बोलते हैं, जो हमारा प्रपोजल होता है ना, वो कानून के रूप में तब तक नहीं बनेगा, लॉ तब तक नहीं बनेगा जब तक उसमें प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर कोई कानून को बनाना है तो इसमें तीनों की जरूरत महसूस हो रही है, तो अगर तीनों की जरूरत महसूस हो रही है तो इसका मतलब तीनों ही ऑर्गन है, पार्लियामेंट्री पार्ट है ना, पार्लियामेंट्री पार्ट में लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। यहां से कुछ नहीं होगा, आज चैप्टर 3 में जो मैंने YouTube में वीडियो अपलोड किया है, आप उसको जाके अभी जैसे ही क्लास एंड होगी आप उसको भी वॉच कर लीजिएगा, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 4 जो हमारे पास है, इसमें हमें समझना है कि अंडरस्टैंडिंग लॉ। अब हमारे सामने कोई लॉ बनके तैयार हो गया, मान लीजिए इसमें हम ये बना कि लॉ क्या हो गया, लॉ हमारे सामने प्रिपेयर हो गया, उस लॉ जो कानून बन रहा है उस कानून को अंडरस्टैंडिंग समझना भी बहुत जरूरी है, कानून को हमें समझना भी जरूरी है। कानून आया तो कानून बनाना भी पार्लियामेंट का काम होता है, हमारी क्या रिस्पांसिबिलिटी है, क्यों कानून बनता है, कानून बनने के बाद फिर क्या परिवर्तन आ जाता है सोसाइटी में, क्या चीज है, बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में हैं, वो इस चैप्टर में क्लियर हो जाता है। बताइए यहां तक सभी मेरी बात समझ में आई है? एक बार फटाफट मैसेज कर दें, देख लो, इसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूं। Send your messages immediately. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। काफी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, शुभम के, सौरभ, दीप के काफी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। बस बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा अगर आप पढ़ेंगे नहीं, बस समस्या ये हो जाती है कि अगर आप पढ़ेंगे भी तो समझ में नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि यू हैव टू रीड समथिंग, अगर आप बुक खोल के समझेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे इसमें वर्ड ऐसे होंगे, सिविक्स में कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आपको नहीं समझ में आए, सिंपल सा नहीं आएंगे क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, उसके लिए डिक्शनरी रखिए घर में, ठीक है, और फटाफट उसकी मीनिंग देख लिया, ठीक है, फिर उसका सेंस निकालने की कोशिश कीजिए, हर पैराग्राफ का सेंस निकालने की कोशिश करिए, सोचिए कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है, सोचिए, इमेजिनेशन भी करना है आपको थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ ऐसा होता है क्योंकि आप देख तो नहीं रहे हैं, सब कुछ पढ़ के समझ ही रहे हैं मेरे दिमाग में। अब इम्पोर्टेंट ये है कि अंडरस्टैंडिंग लॉ में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले चैप्टर को कंप्लीट करना है, फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो देखिए मैंने कुछ चीजें बताई, इसलिए ये जो मैंने आपको गाइडेंस बताया है ना, इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन अगर वोट कर रहा है ना, ये जो मैरिज के बारे में बात करते हैं और बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी है, तो नाउ द पार्लियामेंट इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉ। तो इन सभी को कानून बनाने का काम किसने किया है, चार्ज किसने किया है, सभी कानून बनाने का चार्ज किसने किया है, पार्लियामेंट। यानी कि ये सब जो कानून बने, ये सब कानून कहां बने, पार्लियामेंट में, ठीक है। अब हेडिंग है हमारी नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है डू लॉ अप्लाई टू ऑल। अब कानून को सब पर अप्लाई करें, ठीक है। थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ेंगे इसमें, पुराने समय में कानून बनते थे, लॉ बनते थे, तो कैसा होता था, है ना। अब नए समय में कानून बन रहा है तो इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ, तभी तो कानून बनते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ कानून बनाती है तभी तो कानून बनते थे, लॉ बनते थे, वहां पे लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में भी बनते थे, लेकिन उस समय के जो लॉ होते थे वो कैसे होते थे, और अब इंडिया में जो अब लॉ बन रहे हैं यानी 1927 के बाद
यानी 1950 के बाद अगर कोई लॉ बन रहा है वो कैसा बन रहा है, और उसके पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की यहाँ पर तब कैसे कानून, तो वो डिफरेंसेस भी बुक में थोड़ा दिया गया है, ठीक है। वो डिफरेंसेस भी बुक में दिया गया है कि पहले आर्बिट्रेरी था, आर्बिट्रेरी एक वर्ड आया है कि आर्बिट्रेरी का मतलब है कि मतलब मनमानी ढंग से, है ना। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी, ब्रिटिश ऑफिसर होते थे, वो मनमानी ढंग से अत्याचारी ढंग से, है ना, इस तरह से ऑपरेसिव जो लॉ होते थे वो बनाते थे, है ना। यानी कि मतलब बिना कुछ सोचे समझे केवल अपने फायदे के लिए, जनता के फायदा नहीं सोचना, केवल अपने फायदा के लिए कि हाँ हमारा इसमें फायदा होगा, उसी हिसाब से कानून बना देते थे। लोगों को क्या उससे तकलीफ हो रही है इससे मतलब नहीं होता, जबकि अब ऐसा नहीं है, जबकि अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जो है वो हमारे ही लोग हैं, हमारे कंट्री के लोग हैं, हमारे लोगों ने ही, आप लोगों ने ही अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है। तो जब वो लॉ बनाएंगे, वो कानून बनाएंगे, तो आप भी बनाएंगे, लेकिन वो कौन थे, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं थे, है ना। इसी वजह से प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया है, मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ, फिर आपको डिस्कस करता हूँ, चैप्टर का डिस्कशन थोड़ा बैठ कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए the above is clear on the violation of law, हम लोगों ने violation of law भी पढ़ा है। violation of law का मतलब है कानून का उल्लंघन, ठीक है, कानून का उल्लंघन भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो as you read in unit 1, members of the constituent assembly were agreed there should be a no arbitrary exercise of power in the independent India। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें, चैप्टर 1 में हम बहुत अच्छे से समझे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है। चैप्टर 1 आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, चैप्टर 1 जाके आप फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, और बुक सभी लोग सामने रखिए तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या बेटा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा कि अब जो कानून बनेंगे वो आर्बिट्रेरी नहीं होंगे, है ना। स्वतंत्र भारत में अगर इंडिपेंडेंट इंडिया की बात किया जाए तो स्वतंत्र भारत में ऐसे कानून नहीं बनेंगे जैसे पहले बनते थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, संविधान सभा थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, संविधान सभा थी। यानी अंग्रेजों के बाद भारत में, अंग्रेजों के बाद अगर भारत में सबसे पहले कोई जो सभा बनी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। इस सभा का काम था, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था संविधान बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ठीक है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था, इस सभा का काम क्या था। भाई बहुत से लोग, हमारा देश आजाद हो गया 3 अगस्त 1947 को, देश आजाद हो गया। उसके बाद कितना समय लग गया था, मैंने टाइम बताया था आपको, 2 इयर्स 11 मंथ 18 डेज, है ना, इतना समय लग गया था कानून बनाने में, यानी कि सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, संविधान बनाने में कितना समय लग गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया, यानी पहली बार संविधान कुछ आंशिक रूप से लागू हो गया, ठीक है, 26 नवंबर को। लेकिन पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन आप रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब भी आए तो दिमाग में तुरंत लगी वही संविधान सभा है जो देश के आजाद होने के बाद संविधान बनाने में काम कर रही थी, जो देश के आजाद होने के बाद संविधान बनाने में काम कर रही थी, ठीक है। इतना दिमाग में तुरंत आना चाहिए। अब पढ़ रहे हैं हम लोग, पता नहीं चल रहा कि कहां की बात चल रही है, तो ये भी आपके लिए समस्या का विषय है, ठीक है। आप पढ़े तो आपको ये जरूर पता चले कि बात कहां की चल रही है। हिस्ट्री की है, हिस्ट्री इसमें भी है, सिविक्स जरूर है, लेकिन पुराना हिस्ट्री से जुड़ा ही रहेगा ना सबसे। तो ये बात रही, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में हम पढ़े, अगर सेकंड पैराग्राफ में आवाज सभी को आ रही है मेरी, सभी लोग एक बार मुझे बता दें, आवाज सभी को आ रही है, वेरी गुड, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो मजा आ रहा पढ़ने में कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, तो मजा लेकर पढ़ना है, सीरियस होकर नहीं पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज के लिए। पढ़ाई के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि हमें कोई चीज, अगर मेरे बताने के बाद, पढ़ाने के बाद भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप लोग अपना एक क्वेश्चन जो है टाइप करके व्हाट्सएप में भेज दिया करिए, ठीक है। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं डायरेक्ट आपसे जो है उस मैसेज का रिप्लाई दे देता हूँ, या अगर नहीं दे पाता हूँ तो आप उस क्वेश्चन को फिर से दोबारा भेज दीजिए। ऐसा नहीं कि अब एक बार आपने भेज दिया तो ठीक है, अब आपको लगा कि सर नहीं बता रहे हैं, तो हो सकता है कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं तो पीछे आपका मैसेज छूट जाता है, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो फिर पीछे ही छूट जाता है, ठीक है। तो कभी कभी मैसेज आप लोग आते हैं तो अगर मैं, मेरे पास मोबाइल हाथ में होता है तो मैं तुरंत आपको रिप्लाई दे देता हूँ। कभी कभी मेरा मोबाइल और भी कई लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि घर में रहते हैं तो कई लोग फोन यूज कर लेते हैं, उस समय हो सकता है कि आपको रिप्लाई ना मिले, लेकिन थोड़ी देर बाद या कुछ देर बाद आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। या हो सकता है कि मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, कोई और काम कर रहा हूँ, ठीक है, उस समय मेरे पास टाइम नहीं रहता, तो मैं बाद में रिप्लाई आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ, बड़े आराम से पढ़िए, समझिए, एंजॉय करिए, एंजॉय करके ही पढ़िए,
कानून कैसे बना थोड़ा सा उसको समझते जाइए बुक में, ठीक है। पेंसिल लेकर बैठिए बुक में, है ना, और उसको टिक करके नोट करते रहिए। नोट करते रहिए बेटा, जितना ज्यादा नोट करेंगे उतना इंपॉर्टेंट होगा। अपना नोट खुद बनाइए। देखिए सेकंड पैराग्राफ कहता है द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर। ये तो सभी को पता है, ये बात तो सभी को पता है कि जो कानून बनता है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब विभेद नहीं कर, अंतर नहीं करेगा। भी आप रिलीजन, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, तो आपके लिए कानून अलग है ना, किसी और के लिए कानून अलग है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, किसी के घर से आवाज आ रही है, आवाज आ रही बेटा किसी के यहाँ से। हाँ, ये RM X 93 बेटा, ये आप लोग सही से लगा ली मेरी क्लास के तो आवाज आ रही है बेटा, थोड़ा सा माइक म्यूट कर लीजिए अपना, नहीं तो मेरे पास तो सारी चीजें आएंगी। चलिए ठीक है। तो व्हाट द रूल लॉ मींस, लेकिन पहले क्या लॉ ऐसे बनते थे क्या? पहले लॉ, पहले से ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब लॉ ऐसा नहीं बनते थे। लॉ का मीन यही होता है, ठीक है। तो व्हाट द रूल लॉ मींस that all law apply equally to all citizens the country and no one can above the law। बहुत इंपॉर्टेंट बात। सेकंड पैराग्राफ आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, टिक लगा लीजिए। लॉ के बारे में डिटेल दिया होगा, टिक लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ये कह रहा है, इसमें कह रहा है कि लॉ सभी के लिए बराबर होता है बेटा, है ना। नाइदर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर अ वेल्दी पर्सन, चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई धनी पर्सन हो, कोई बहुत बड़ा आदमी हो, है ना। इवन द प्रेसिडेंट, यहाँ तक कि जो प्रेसिडेंट है, यहाँ तक कि अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, यहाँ तक कि अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो वो लोग भी लॉ से ऊपर नहीं है, कानून के ऊपर नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट भी नहीं है ऊपर, ठीक है। एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज स्पेसिफिक पनिशमेंट, और हर क्राइम के लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट है। हर क्राइम के लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट है। जैसा क्राइम करेंगे आप, वैसा ही आपको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है ना। आप ये नहीं सोचेंगे कि हमने क्राइम छोटा किया है, क्राइम बड़ा किया है, पनिशमेंट छोटा मिला, ऐसा नहीं। सोचिए कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं। आप जैसा अपराध करेंगे, जैसा क्राइम करेंगे सोसाइटी में, किसी का मर्डर कर दिया, है ना, किसी से मर्डर हो गया तो फिर आपका भी मर्डर किया जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। हाँ, अगर आपने किसी का मर्डर किया, आपने किसी की जान ली, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपकी भी उसी तरह से बढ़िया विधिवत जान ली है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था किया हुआ है सभी जगहों, ठीक है। अगर आपने किसी को मार पिटाई किया है तो आपकी भी विधिवत व्यवस्था है, इस तरह से, ठीक है। सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्सक्यूज मी समझ में आ सर। रहा है? समझ में आ रहा है? सर यस सर। यस सर, सर यस सर, हाँ। बट सर इसमें जान, अगर मान लो हमने किसी का मर्डर कर दिया तो वो लोग उम्र कैद देते हैं। हाँ, थोड़ा उम्र कैद तो और खतरनाक है, जान से भी ज्यादा खतरनाक है ना। वो तो घुट घुट कर मरना है, इससे अच्छा फिर आदमी उम्र कैद में तो यही सोचता है कि एक बार फांसी में चढ़ जाए तो अच्छा है। सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, किसी की फोटो नहीं दिख रही है यहाँ पर, मुझसे छिप रहे हैं सब लोग क्या? मेरे भाई टीचर से क्या छिप रहा है? वीडियो ऑन कर लीजिए, थोड़ा सा मुझे दिखे कि हाँ कुछ लोग सुन रहे हैं मेरी बात। मुझे अंधकार लग रहा है सब यहाँ, है ना। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, हाँ, वैभव त्रिपाठी देखो कितना बढ़िया है ना, बहुत अच्छे से ध्यान से सुन रहा है। वैभव त्रिपाठी खा खा के जो है मोटा हो गया, देखो कितना, कुछ काम धाम तो है नहीं इसको। क्यों वैभव? सॉरी सर। हाँ, कोरोना के टाइम में बढ़िया हेल्थ बना लिए। यस सर। हाँ, चलो ठीक है, थैंक यू बेटा। सर। एक चीज, हाँ, एक बात मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी 10 मिनट के बाद आपका जो वीडियो होगा वो अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। 10 मिनट के बाद अपने आप वीडियो आपको बंद हो जाएगा, तो आप फटाफट सभी लोग ये नहीं सोचेंगे कि सर ने पढ़ाना बंद कर दिया है। मैं पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू, मैं भी जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब तक मैं पढ़ाऊंगा, और तुरंत आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ज्वाइन नहीं हो रहा है 10 मिनट का समय, थोड़ा सा 5-10 मिनट रुक जाइएगा फटाफट। अगर ज्वाइन नहीं हो रहा है 10 मिनट इंतजार कर लीजिएगा, 5-10 मिनट बाद ज्वाइन करिएगा, लेकिन ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, ठीक है। नुकसान आपका होगा अगर आप लोग क्लास नहीं लेंगे, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। सर टर्म 2 के पेपर में चैप्टर के बीच से भी क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बोलो, क्या आपने पूछा है ना ये क्वेश्चन? यस सर। हाँ, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया आपने। ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है ये सभी के दिमाग में है, ये क्वेश्चन सभी के दिमाग में है कि किसी तरह से सर ये कह दे कि नहीं आएगा अंदर से, है ना। सब यही चाहते हैं कि सर के मुंह से निकल जाए
कि नहीं आएगा सर चैप्टर के बीच, है ना, कुछ लोग चाहते होंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं है ना। हमने चैप्टर के, मैंने स्टार्टिंग जब क्लास 6 में पढ़ाया था तब से लेकर आज तक मैं बताता आ रहा हूँ कि चैप्टर के बीच से जरूर आएगा, एक बार चाहे चैप्टर के साइड से ना आए, ठीक है, इसलिए चैप्टर के बीच से जरूर आएगा, इसलिए चैप्टर पूरा रीडिंग करना पड़ेगा, आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि चैप्टर मैंने ऑलरेडी बहुत कम कर दिए। कोरोना के टाइम पर आप लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक हुई नहीं, है ना, जिस तरह से पढ़ाई हुई, मान लीजिए अच्छी पढ़ाई हुई, जितना ऑनलाइन में पढ़ाई हुई उतना तो ठीक हुई, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं था कि सब कुछ, है ना, हो पाए, इसलिए चैप्टर आप लोगों के लिए कम दिए गए कि आप लोगों को मेहनत कम करनी पड़े, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है, तो ज्यादा चैप्टर हम कंप्लीट करा देंगे, समस्या आपके लिए होगी, ठीक है, इसलिए सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। अच्छा, मैं काम ये करता हूँ कि मैं वीडियो को थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ, ठीक है, अब वीडियो को एंड करने के बाद 10 मिनट का समय लगेगा, 5 से 10 मिनट का समय लगेगा, आप लोग इंतजार कर लीजिएगा थोड़ा सा, और मैं फिर से ज्वाइन कराता हूँ, क्योंकि ये वीडियो एंड हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा, है ना, चैप्टर बीच में अगर क्लियर हो जाएगा, चैप्टर बीच में हम स्टार्ट कर देंगे, है ना, फॉर्म में आएंगे तो फिर चैप्टर बीच में हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी, ठीक है, तो अभी हम एंड कर रहे हैं, और जस्ट 5 से 10 मिनट के अंदर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।